तो फाइनली दोस्तों सुपरमैन 2025 की ये जो मूवी है ये हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, डीसी की इतने दिनों बाद एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में। पूरी जानकारी आपको बताएगी, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आके मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। सुपरमैन एक आगामी अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो डीसी कॉमिक्स पर आधारित है और जिसमें इसी नाम का चरित्र है। डीसी स्टूडियो द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित की जाने वाली यह डीसी यूनिवर्स डीसीयू की पहली फिल्म और सुपरमैन फिल्म श्रृंखला का रीबूट होगी। फिल्म को जेम्स गन ने लिखा और निर्देशित किया है और इसमें डेविड कोरेंसवे ने क्लार्क केंट बटा सुपरमैन की भूमिका निभाई है। उनके साथ राहेल ब्रोसनाहन, निकोलस हाउल्ट, एडी गेथेगी, एंथनी कारिगन, नाथन फिलियन, इसाबेला मर्सिडे, स्काइलर गिसोंडो, सारा संपाओ, मारिया गैब्रिएला डी फारिया, वेंडेल पियर्स, एलन टुडिक, प्रूइट टेलर विंस और नेवा होवेल भी हैं। फिल्म में सुपरमैन की अपनी विदेशी विरासत को अपने मानव परिवार के साथ मिलाने की यात्रा को दिखाया गया है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स डीसीयू फिल्म मैन ऑफ स्टील 2013 के सीक्वल पर काम अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ, जिसमें हेनरी कैविल सुपरमैन की भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। जस्टिस लीग 2017 के परेशान उत्पादन के बाद योजनाएं बदल गईं और मैन ऑफ स्टील सीक्वल मई 2020 तक आगे नहीं बढ़ रहा था। गन ने अगस्त 2022 के आसपास एक नई सुपरमैन फिल्म पर काम शुरू किया। अक्टूबर में वह निर्माता पीटर सफ्रान के साथ डीसी स्टूडियो के सीईओ बन गए और उन्होंने एक नए डीसी यूनिवर्स पर काम शुरू किया। दिसंबर में गन द्वारा फिल्म लिखने का खुलासा हुआ था। अगले महीने शीर्षक सुपरमैन लिगेसी की घोषणा की गई। मार्च 2023 में गन द्वारा निर्देशन की पुष्टि की गई और उस जून में कोरेंसवेट और ब्रोसनाहन को कास्ट किया गया। यह फिल्म ग्रांट मॉरिसन और फ्रैंक क्विटली सहित अन्य द्वारा लिखित कॉमिक बुक ऑल स्टार सुपरमैन 2005 से 2008 से प्रेरित है। सुपरमैन को संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। यह डीसीयू के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की पहली फिल्म होगी। आधार: यह फिल्म क्लार्क केंट बटा सुपरमैन की क्रिप्टोनियन विरासत को स्मॉलविले, कंसास में अपने दत्तक मानव परिवार के साथ समेटने की यात्रा की पड़ताल करती है। एक ढालना: डेविड कोरेंसवेट फिल्मांकन के दौरान क्लार्क केंट की भूमिका निभाते हुए चश्मा और सूट पहने हुए तथा हाथ में अखबार और ब्रीफकेस लिए हुए। सेट पर लोइस लेन के रूप में रेचल ब्रोसनाहन एक छाता पकड़े हुए। डेविड कोरेंसवेट और रेचल ब्रोसनाहन 2024 में फिल्मांकन के दौरान की तस्वीर सुपरमैन में अभिनय करेंगे। डेविड कोरेंसवेट क्लार्क केंट बटा सुपरमैन के रूप में क्रिप्टोनियन उत्तरजीवी और मेट्रोपोलिस में डेली प्लैनेट के लिए एक युवा पत्रकार। 2-3 निर्देशक जेम्स गन ने कहा कि सुपरमैन का फिल्म का संस्करण लगभग 25 साल पुराना होगा, जो उसे स्मॉलविले 2001 से 2011 श्रृंखला से टॉम वेलिंग के संस्करण की तुलना में अधिक स्थापित करेगा, लेकिन हेनरी कैविल के डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स डीसीयू संस्करण से छोटा होगा। 4 निर्माता पीटर सफर्न ने सुपरमैन के फिल्म के संस्करण को सत्य, न्याय और अमेरिकी तरीके का अवतार के रूप में वर्णित किया। वह एक ऐसी दुनिया में दयालुता है जो दयालुता को पुराने जमाने की मानती है। 5 राहेल ब्रोसनाहन लोइस लेन के रूप में डेली प्लैनेट के लिए एक रिपोर्टर और साथ ही क्लार्क की करीबी सहयोगी और प्रेमिका। 6-3-7 ब्रोसनाहन ने लोइस को बेहद बुद्धिमान और साहसी बताया। 8 निकोलस हॉल्ट लेक्स लूथर के रूप में लूथर कॉर्प के सीईओ और सुपरमैन के कट्टर दुश्मन। 9-10-7 हॉल्ट को स्मॉलविले श्रृंखला में माइकल रोसेनबाम के लेक्स लूथर के चित्रण से प्रेरणा मिली थी और उन्होंने ग्रांट मॉरिसन और फ्रैंक क्विटली द्वारा कॉमिक बुक ऑल स्टार सुपरमैन 2005 से 2008 में लूथर के चित्रण के आधार पर भूमिका के लिए काम करना चुना। 11 उनके बेटे जोकिन ने भूमिका की तैयारी में हॉल्ट का सिर मुंडवा दिया। 12 गन ने इस किरदार के लिए ब्रायन एजरेल्लो की सीमित कॉमिक बुक श्रृंखला लेक्स लूथर मैन ऑफ स्टील 2005 के साथ साथ जेरी सीगल के 1950 और 1960 के दशक की कॉमिक पुस्तकों में लूथर के लापरवाह वैज्ञानिक प्रतिभाशाली संस्करण से प्रेरणा ली। 13 एडी गैथेगी माइकल होल्ट बटा मिस्टर टेरिफिक के रूप में
एक सुपरहीरो और आविष्कारक जो अपराध से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के उच्च तकनीक वाले गैजेट का उपयोग करता है। 14.7 एंथनी कैरिगन रेक्स मेसन बटा मेटामोर्फो के रूप में एक पुरातत्वविद और सुपरहीरो जो अपने शरीर में तत्वों को विभिन्न रूपों में बदल सकता है। 15 कैरिगन ने कहा कि टेलीविजन सीरीज गोथम 2014 से 2019 में बैटमैन खलनायक विक्टर साज को चित्रित करने के बाद सुपरहीरो की भूमिका निभाना ताज़ा था। उन्हें लगा कि वे कैरिगन के खुद के खालित्य से मेटामोर्फो की अपनी क्षमताओं के बारे में चिंताओं की तुलना करके भूमिका में कुछ प्रामाणिकता और सच्चाई ला सकते हैं। 16 नाथन फिलियन गाय गार्डनर बटा ग्रीन लैंटर्न के रूप में ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में एक अपघर्षक गैलेक्टिक शांतिदूत। फिल्म में कॉमिक्स से चरित्र के प्रतिष्ठित बाउल कट हेयरकट को बरकरार रखा गया है। फिलियन ने पहले गन की DCU फिल्म द सुसाइड स्क्वाड 2021 में कोरी पिट्सन बटा TDK द डिटैचेबल किड का किरदार निभाया था। 14 इसाबेला मर्सिड केंड्रा सॉन्डर्स बटा हॉगल के रूप में 17 पंखों और विभिन्न हाथापाई हथियारों के साथ एक सुपरहीरो। मर्सिड की छोटी 5 फीट 1 इंच 1.55 मीटर की ऊंचाई उसे अन्य DC यूनिवर्स DCU नायकों से अलग करती है। 14 मर्सिड ने महसूस किया कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स SSU फिल्म मैडम वेब 2024 में अन्या कोराजोन के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें हॉगल की भूमिका निभाने के लिए तैयार करने में मदद की। हालांकि उन्होंने सुपरमैन फिल्म निर्माताओं को उस भूमिका के बारे में नहीं बताया क्योंकि हो सकता है कि वे उन्हें दोनों भूमिकाएं नहीं निभाना चाहते हों। 18 स्काइलर गिसोंडो जिमी ऑलसेन के रूप में डेली प्लैनेट के लिए एक बालक जैसा युवा फोटोग्राफर और क्लार्क का सहयोगी। 19 सारा सांपियो ईव टेस्ट मार्कर के रूप में लूथर की सहायक और प्रेमिका। 20 मारिया गैब्रिएला डे फारिया एंजेला स्पाइका बटा इंजीनियर के रूप में प्राधिकरण की एक सदस्य जिसकी क्षमताएं उसके शरीर में निर्मित नैनोटेक्नोलॉजी से आती हैं। 21 वेंडेल पियर्स पेरी व्हाइट के रूप में डेली प्लैनेट के प्रधान संपादक। 22 पियर्स ने अपने दोस्तों से चरित्र के बारे में जानकारी मांगी क्योंकि उन्होंने बड़े होते हुए कॉमिक किताबें नहीं पढ़ी थीं। 23 एलन टुडिक। 24 प्रूइट टेलर विंस जोनाथन केंट के रूप में क्लार्क के दत्तक मानव पिता। 25 नेवा हवेल मार्था केंट के रूप में क्लार्क की दत्तक मानव माँ। 26 अप्रैल 2022 में डिस्कवरी इंक और वार्नर मीडिया का विलय होकर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी WBD बन गया, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष और CEO डेविड स्लाव करेंगे। नई कंपनी से DC एंटरटेनमेंट का पुनर्गठन करने की उम्मीद थी और स्लाव ने नई सहायक कंपनी का नेतृत्व करने के लिए मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे के समकक्ष की तलाश शुरू कर दी। स्लाव और WBD को लगा कि DC में सुसंगत रचनात्मक और ब्रांड रणनीति का अभाव है और वह सुपरमैन का कम उपयोग कर रहा है। 62 जेम्स गन को अगस्त के अंत में एक सुपरमैन फिल्म पर काम करने के लिए काम पर रखा गया था जो मैन ऑफ स्टील की सीक्वल नहीं थी और DCU से अलग होगी। 63 64 स्लाव ने स्क्रिप्ट लिखते समय गन के साथ समय बिताया। 65 अक्टूबर में केविल ने DCU फिल्म ब्लैक एडम वे मैकक्वेरी को निर्देशित करना चाहते थे, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग 2023 और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 2025 के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण उनके उपलब्ध होने की संभावना नहीं थी। अब्राम्स और कोट्स की फिल्म अभी भी विकास में थी। ब्लैक एडम में केविल की भूमिका को वार्नर ब्रदर्स के फिल्म प्रमुख माइकल डी लुका और पामेला एब्दी ने मंजूरी दी थी जब ब्लैक एडम स्टार ड्वेन जॉनसन ने सीधे उनसे संपर्क किया था। जॉनसन ने केविल की सह-अभिनीत ब्लैक एडम बनाम सुपरमैन फिल्म के विचार को बढ़ावा देना शुरू किया। 66 बाद वाले ने ब्लैक एडम के लिए एकमुश्त सौदे पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें केवल एक मौखिक समझौता मिला था कि वह DCU में चरित्र निभाना जारी रखेंगे। 67 68 केविल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह भविष्य की परियोजनाओं के लिए सुपरमैन के रूप में लौटेंगे। 69 उन्होंने कहा कि सुपरमैन आगे बढ़ते हुए बेहद खुश होगा। 70 स्टीवन नाइट ने उस समय के आसपास सीक्वल के लिए एक स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट लिखा था। 71 जिसमें कथित तौर पर ब्रेनियाक को प्रतिपक्षी के रूप में शामिल किया गया था। 68 लेकिन वार्नर ब्रदर्स के अधिकारी उसके विचार से रोमांचित नहीं थे। 71
लेखक और निर्देशक जेम्स गन 2024 में फिल्मांकन के दौरान चित्रित अक्टूबर 2022 में डीसी स्टूडियो के सह-सीईओ बन गए। उस समय तक उन्होंने सुपरमैन पर काम शुरू कर दिया था। जेम्स गन और द सुसाइड स्क्वाड के निर्माता पीटर सफर्न को अक्टूबर 2022 के अंत में नवगठित डीसी स्टूडियो के सहाध्यक्ष और सह-सीईओ के रूप में घोषित किया गया था। बेहतर अपनी नई भूमिकाएं शुरू करने के एक हफ्ते बाद इस जोड़ी ने एक नए डीसी यूनिवर्स डीसीयू के लिए 8 से 10 साल की योजना विकसित करना शुरू कर दिया था, जो डीसीयू का सॉफ्ट रीबूट होगा। 73, 74, 75 नवंबर के मध्य में गन को सार्वजनिक रूप से एक नई डीसी फिल्म लिखने के लिए प्रकट किया गया था। 76 डीसीयू फिल्म द फ्लैश 2023 के निर्देशक एंडी मुशेती ने रिचर्ड डोनर की सुपरमैन 1978 के समान टोन के साथ एक सुपरमैन परियोजना का निर्देशन करने में रुचि व्यक्त की। 77 नवंबर की शुरुआत में केविल ने भविष्य की एक परियोजना में रुचि व्यक्त की जो सुपरमैन की पृथ्वी के लोगों को देने और प्यार करने की क्षमता और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता का पता लगाती है। 78 और कहा कि वह भविष्य के अवसरों पर चर्चा करने के लिए गन के साथ बैठक करने के लिए उत्सुक थे। 79 मैन ऑफ स्टील सीक्वल पर काम उस महीने के अंत में रुक गया, जबकि गन और सफर्न अपनी योजनाएं विकसित कर रहे थे। 80 दिसंबर 2022 में गन ने कहा कि सुपरमैन डीसी स्टूडियो के लिए एक बड़ी प्राथमिकता थी। 81 सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने से पहले कि वह एक नई सुपरमैन फिल्म लिख रहे थे जो चरित्र के एक युवा संस्करण पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसलिए केविल को स्टार नहीं बनाएगी। गन द्वारा फिल्म का निर्देशन भी करने की संभावना थी। 2 यह सुपरमैन के लिए एक मूल कहानी नहीं होगी। 82 और मुख्य पात्रों जैसे लोइस लेन के साथ बातचीत करने वाले एक युवा रिपोर्टर के रूप में उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 6 गन और सफर्न ने अपने फैसले को समझाने और भविष्य में एक अलग भूमिका के लिए उनके साथ काम करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए केविल से मुलाकात की। 31 जनवरी 2023 को गन और सफर्न ने अपने डीसीयू स्लेट से पहली परियोजनाओं का अनावरण किया, जो अध्याय 1 देवता और राक्षस से शुरू होता है। इसे 11 जुलाई 2025 की रिलीज डेट दी गई थी। सफर्न चाहते थे कि गन फिल्म का निर्देशन करें। 83 गन ने कहा कि फिल्म ग्रांट मॉरिसन और फ्रैंक क्विटली की कॉमिक बुक ऑल स्टार सुपरमैन 2005 से 2008 से विशेष प्रेरणा लेगी। 4 और अगले दिन वह कॉमिक अमेजन की सर्वश्रेष्ठ बिक्री वाली कॉमिक पुस्तकों की सूची में दिखाई दी। 84 यह फिल्म एनिमेटेड परियोजनाओं जैसे फ्लेशर स्टूडियोज की सुपरमैन लघु फिल्में 1941 से 1943 और सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज 1996 से 2000 85 और इन कॉमिक पुस्तकों से भी प्रेरित थी। मार्क वेड, लीनिल फ्रांसिस यू और गेरी अलंगुइलन की सुपरमैन बर्थराइट 2000304 सीमित श्रृंखला क्रॉसओवर इवेंट सुपरमैन एंडिंग बैटल 2002 जॉन्स जो केली और मार्क शुल्ट्ज द्वारा 86 सुपरमैन फॉर ऑल सीजन्स 1998 सीमित श्रृंखला जेफ लोएब और टिम सेल द्वारा 87 एल्सवर्ल्ड्स लिमिटेड सीरीज किंगडम कम 1996 वेड और एलेक्स रॉस द्वारा मॉरिसन की एक्शन कॉमिक्स रन और एलन मूर और कर्ट स्वान द्वारा कहानी व्हाटएवर हैपेंड टू द मैन ऑफ टुमारो 1986 85 डीसीयू पर काम कर रहे कॉमिक बुक लेखक टॉम किंग ने मार्च 2023 में कहा कि गन फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं। 88 जिसकी पुष्टि गन ने उसी महीने बाद में की। 89 उस समय सफरान द्वारा फिल्म का निर्माण करने की पुष्टि की गई थी। 1 सफरान और अन्य लोगों के प्रोत्साहन के बावजूद गन फिल्म का निर्देशन करने में झिझक रहे थे जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि सुपरमैन की विरासत पर उसके कुलीन क्रिप्टोनियन मातापिता और स्मॉलविले कैंसस के दत्तक किसान मातापिता के साथ ध्यान केंद्रित करने से चरित्र चित्रण की जानकारी मिलेगी। गन अपने दिवंगत पिता की वजह से फिल्म के इस पहलू से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, जिनका जन्मदिन फिल्म की प्रस्तावित रिलीज की तारीख के साथ साझा किया गया था। 1 गन ने अप्रैल में कहा कि फिल्म का टोन उनके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्मों से अलग होगा। 90 पूर्व उत्पादन, प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन और कास्टिंग प्रक्रिया अप्रैल 2023 में शुरू हुई। 93
54 बेथ मिकेल और जुलियाना मार्कोवस्की द सुसाइड स्क्वाड और गन के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023 से प्रोडक्शन डिजाइनर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं में लौट आए। 94-95 फिल्मांकन जनवरी 2024 में शुरू होने वाला था। 54 गन सुपरमैन की भूमिका निभाने के लिए एक ऐसे अभिनेता की तलाश कर रहे थे जिसके पास चरित्र की मानवता, दयालुता और करुणा हो, और वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप गले लगाना चाहें। 96 उन्होंने कहा कि जिमी ओलसेन का किरदार दिखाई देगा। 97 और वह फिल्म को कॉमेडी नहीं बनाना चाह रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि लिगेसी पिछली सुपरमैन फिल्मों से अलग होगी, जबकि पहले जो आया था उसका सम्मान भी करेगी। 54 गन ने अप्रैल के अंत में स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट जमा कर दिया था और मई की शुरुआत में जब 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल शुरू हुई थी तब उत्पादन पर इसका कोई असर होने की उम्मीद नहीं थी। फिल्म में टेरेंस रोजमोर भी लूथर के गुर्गे ओटिस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 27 बेक बेनेट स्टीव लोम्बार्ड के रूप में एक डेली प्लैनेट रिपोर्टर। 28 मिकेला हुवर कैट ग्रांट के रूप में एक डेली प्लैनेट स्तंभकार। क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड रॉन ट्रूप के रूप में एक डेली प्लैनेट रिपोर्टर। 29 और फ्रैंक ग्रिलो आगस नेता रिक फ्लैग सीनियर के रूप में एनिमेटेड डीसीयू श्रृंखला क्रिएचर कमांडोज 2024 से अपनी भूमिका को दोहराते हुए। 30-31 गन के भाई शॉन को व्यवसायी मैक्सवेल लॉर्ड के रूप में दिखाई देने की उम्मीद है। 32-33 जैसा कि मिल्ली अल्कॉक सुपरमैन की चचेरी बहन कारा जोरेल बटा सुपरगर्ल के रूप में है। 34-35 सीन गन ने कहा कि उन्होंने अपना संस्करण बनाते समय लॉर्ड के पिछले चित्रणों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें एरोवर्स सीरीज सुपरगर्ल 2015 से 2021 में पीटर फैसिनेली का चित्रण और डीसीयू फिल्म वंडर वुमन 1984-2020 में पेड्रो पास्कल का चित्रण शामिल है। 36 एबीसी न्यूज के संवाददाता विल रीव, जो पूर्व सुपरमैन अभिनेता क्रिस्टोफर रीव के बेटे हैं, एक समाचार रिपोर्टर के रूप में फिल्म में कैमियो करने के लिए तैयार हैं। 37 क्लार्क का सुपरपावर वाला कुत्ता क्रिप्टो, जिसे गन ने नॉट सो गुड बॉय के रूप में वर्णित किया। 38 और रोबोट केलेक्स भी फिल्म में दिखाई देंगे। 7 उत्पादन पृष्ठभूमि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स 2012 में डीसी कॉमिक्स के चरित्र सुपरमैन पर आधारित फिल्म मैन ऑफ स्टील 2013 के लिए एक साझा ब्रह्मांड शुरू करने की योजना बना रहा था। 39 जिसे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCU के रूप में जाना जाता है। 40-41 उन्होंने अक्टूबर 2014 में डीसी फिल्मों की एक पूरी स्लेट की घोषणा की। 42 मैन ऑफ स्टील के स्टूडियो की वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के बाद बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 को दूसरी डीसीयू फिल्म के रूप में प्राथमिकता दी। 43 इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैन ऑफ स्टील का एक अधिनांकित सीक्वल विकास में था जिसमें हेनरी कैविल क्लार्क केंट बटा सुपरमैन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए तैयार थे। 42 मैन ऑफ स्टील के निर्देशक जैक स्नाइडर 43 अगस्त 2016 में स्टूडियो के लिए शीर्ष प्राथमिकता के रूप में मैन ऑफ स्टील सीक्वल सक्रिय विकास में था। 44 जिसे कैविल के प्रबंधक डैनी गार्सिया ने अगले महीने पुष्टि की। 45 एमी एडम्स, जिन्होंने मैन ऑफ स्टील में लोइस लेन की भूमिका निभाई थी, ने नवंबर में कहा था कि स्टूडियो पटकथा पर काम कर रहा था। 46 मैथ्यू वॉन वार्नर ब्रदर्स की फिल्म का निर्देशन करने के लिए शीर्ष पसंद थे और मार्च 2017 तक इस बारे में प्रारंभिक बातचीत हुई थी। 47 वॉन और कॉमिक बुक लेखक मार्क मिलर ने मैन ऑफ स्टील के विकास से पहले एक नई सुपरमैन त्रयी पेश की थी, जिसमें क्रिप्टन ग्रह का विनाश तब तक नहीं होगा जब तक कि सुपरमैन ग्रह पर बड़ा नहीं हो जाता। 48 सीक्वल कभी भी जल्द ही, अगर कभी भी, आने वाला नहीं था। जस्टिस लीग के निर्माता चार्ल्स रोवन ने कहा कि कहानी के विचारों पर चर्चा की गई थी लेकिन कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। 50 जुलाई 2018 में मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की रिलीज से पहले निर्देशक क्रिस्टोफर मैकक्वेरी और सहकलाकार केविल ने एक नई सुपरमैन फिल्म पर अपना विचार रखा, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने इस विचार को आगे नहीं बढ़ाया। 51 बाद में 2018 में स्टूडियो ने जेम्स गन को सुपरमैन फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए कहा, लेकिन वह अनिश्चित थे कि क्या वह चरित्र को लेना चाहते हैं। 52 53
उनके पास ऐसी फिल्म के लिए कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं थी, खासकर जब से सुपरमैन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के विपरीत एक जानामाना चरित्र था, जिसे उन्होंने फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 में मार्वल स्टूडियो के लिए अनुकूलित किया था। 54 गन ने इसके बजाय द सुसाइड स्क्वाड 2021 बनाना चुना। 52-53 2019 अनुबंध के मुद्दों 55 के कारण समाप्त हो गया, साथ ही कैविल की फॉलआउट प्रतिबद्धताओं के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष भी हुआ। 55-56 अभिनेता को स्टूडियो से अलग होने की खबर मिली थी। भविष्य की परियोजनाओं में उनकी भूमिका को दोबारा करने की कोई योजना नहीं थी। 55 लेकिन कैविल ने नवंबर 2019 में कहा कि उन्होंने चरित्र को नहीं छोड़ा है और अभी भी भूमिका को न्याय देना चाहते हैं। 56 उस समय वार्नर ब्रदर्स अनिश्चित थे कि चरित्र को किस दिशा में ले जाना है और संपत्ति के बारे में उच्च प्रोफाइल प्रतिभा से बात कर रहे थे, जिसमें जे अब्राम्स भी शामिल थे, जिनकी कंपनी बैड रोबोट ने वार्नर ब्रदर्स की मूल कंपनी वार्नर मीडिया के साथ एक समग्र समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और माइकल बी जॉर्डन, जिन्होंने खुद को चरित्र के एक काले संस्करण के रूप में पेश किया। 57-58-59 फरवरी 2021 में तानेहिसी कोट्स को एक नई सुपरमैन फिल्म लिखने का पता चला था, जिसे अब्राम्स प्रोड्यूस कर रहे थे। 60 फिल्म में सुपरमैन की भूमिका निभाने वाले एक अश्वेत अभिनेता को दिखाने की उम्मीद थी, जिसमें जॉर्डन के भूमिका निभाने की संभावना थी। 61 विकास दिसंबर 2023 में गन के भाई सीन को भविष्य की डीसीयू परियोजनाओं के लिए मैक्सवेल लॉर्ड के रूप में लिया गया, जब पेड्रो पास्कल ने डीसीयू फिल्म वंडर वुमन 1984-2020 में भूमिका निभाई। इस चरित्र को सुपरमैन लिगेसी में संदर्भित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन यह अज्ञात था कि वह फिल्म में दिखाई देगा या नहीं। 33 जेम्स गन ने पुष्टि की कि हॉल्ट ने लूथर को चित्रित करने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया था। 9 और मिरियम शोर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखाई देने के बाद एक अज्ञात भूमिका के लिए बातचीत शुरू की। 32 हॉलीवुड रिपोर्टर ने यह भी कहा कि कलाकारों में सीन गन और पोम क्लेमेंटिएफ शामिल थे, जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्मों में अभिनय किया था। इससे पहले जेम्स गन ने कहा था कि क्लेमेंटिफ फिल्म में शामिल नहीं थे। 133 गन ने जनवरी 2024 में कहा था कि सेट्स, प्रोस्थेटिक्स और विजुअल इफेक्ट्स मॉडल पर काम चल रहा था, वेशभूषा पूरी हो रही थी और अधिकांश अभिनेताओं को कास्ट किया गया था। 134 जबकि ब्रोसनाहन ने कहा कि फिल्म को स्रोत सामग्री के लिए बहुत प्यार के साथ बनाया जा रहा था, क्योंकि कई कलाकारों और चालक दल के सदस्य सुपरमैन की फिल्में देखकर और कॉमिक्स पढ़कर बड़े हुए थे। 8 महीने के अंत में मिल्ली एलकॉक को सुपरमैन की चचेरी बहन कारा जोरेल बटा सुपरगर्ल के रूप में लिया गया। बताया गया था कि यह किरदार सुपरमैन लिगेसी में अपनी शुरुआत करेगा, इससे पहले कि वह अपनी डीसीयू फिल्म सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो 2026 में अभिनय करे। 34 135 136 एलकॉक ने जनवरी की शुरुआत में जॉर्जिया के अटलांटा में सुपरमैन लिगेसी सेट पर पोशाक में ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट किए थे। ओहियो में प्री प्रोडक्शन का काम फरवरी 2024 की शुरुआत में शुरू हुआ। 138 उस महीने के अंत में बासिम यूसुफ ने कहा कि उन्हें फिल्म में लिया गया था, कथित तौर पर एक काल्पनिक मध्य पूर्वी देश के नेता रुमान हरजादी के रूप में, लेकिन उनके चरित्र को स्क्रिप्ट से हटा दिया गया था। उनका मानना था कि यह संभावित रूप से अक्टूबर 2023 में इजराइल-हमास युद्ध के दौरान इजरायली सरकार की आलोचना करने वाली उनकी टिप्पणियों के कारण था। गुन ने इस पर विवाद किया, यह बताते हुए कि उन्होंने डब्ल्यूजीए हड़ताल से पहले यूसुफ के साथ एक भूमिका पर चर्चा की थी, लेकिन अभिनेता को औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं दिया गया था और हड़ताल समाप्त होने के बाद और यूसुफ की टिप्पणियों से पहले चरित्र को अंतिम स्क्रिप्ट से हटा दिया गया था। 139 140 141 फरवरी के मध्य में ही ओहियो विकास विभाग ने घोषणा की कि सुपरमैन लिगेसी को आंशिक रूप से क्लीवलैंड और सिंसिनाटी, ओहियो में फिल्माया जाएगा और राज्य के कर क्रेडिट कार्यक्रम के माध्यम से $11 मिलियन से अधिक का पुरस्कार दिया गया था। 138 142 फिल्म के $363.8 मिलियन के कुल बजट में से राज्य में $37 मिलियन खर्च होने के आधार पर 143 गन ने इस बजट की सटीकता पर विवाद किया, जिसने फिल्म को अब तक की सबसे महंगी सुपरहीरो फिल्मों में से एक बना दिया होगा।
144 22 फरवरी को कलाकारों के साथ एक टेबल रीड आयोजित की गई थी और गन ने खुलासा किया कि टेरेंस रोजमोर गन की कुछ पिछली फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करने के बाद लूथर के गुर्गे ओटिस का चित्रण कर रहे थे। 27 स्लाव ने कहा कि फिल्मांकन अगले सप्ताह शुरू होगा। 145 जब गुन ने घोषणा की कि उन्होंने स्क्रिप्ट का अंतिम मसौदा पूरा करने तक फिल्म का शीर्षक सुपरमैन तक छोटा कर दिया था। 146 गुन ने समझाया कि शीर्षक से लिगेसी को हटाने का कारण यह था कि फिल्म पीछे देखने के बजाय आगे देखने के बारे में थी। उन्होंने कहा कि उपशीर्षक के रूप में लिगेसी रखना बहुत पीछे देखना था। 147 फिल्माने क्लीवलैंड की सड़क पर मेट्रोपोलिस पुलिस की गाड़ी सामने खड़ी है तथा पृष्ठभूमि में मेट्रोपोलिस से अभिवादन का चिन्ह है। फिल्मांकन के दौरान मेट्रोपोलिस डिकल के साथ एक पुलिस कार अग्रभूमि और एक अभिवादन चिन्ह पृष्ठभूमि। क्लीवलैंड में डेली प्लैनेट लीडर बिल्डिंग का प्रवेश द्वार जिसके मध्य द्वार के ऊपर विश्व ग्लोब बना हुआ है। लीडर बिल्डिंग में डेली प्लैनेट का प्रवेश द्वार। मुख्य फोटोग्राफी 29 फरवरी 2024 को शुरू हुई जो कि सुपरमैन का विहित जन्मदिन है। 146 नॉर्वे के स्वालबार्ड में एडवेंटडेलन घाटी में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के दृश्यों को शूट करने के लिए एक सप्ताह तक वहां फिल्मांकन किया गया। गुन ने स्वालबार्ड को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, परिदृश्य और आर्कटिक से समानता के लिए चुना। 148 149 फिल्मांकन कार्यशील शीर्षक जेनेसिस के तहत हुआ। 138 150 हेनरी ब्रेहेम बाद की दो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्मों द सुसाइड स्क्वाड और द फ्लैश से छायाकार के रूप में लौटे। 151 पूरी फिल्म को आईमैक्स प्रमाणित रेड डिजिटल सिनेमा कैमरों का उपयोग करके शूट किया गया था। 152 153 154 इफेक्ट्स स्टूडियो लिगेसी इफेक्ट्स ने फिल्म को व्यावहारिक प्रभाव प्रदान किए। 155 156 मार्च की शुरुआत में वेंडेल पियर्स को पेरी व्हाइट के रूप में लिया गया था। 22 जॉर्जिया के अटलांटा में ट्रिलिच स्टूडियो में फिल्मांकन 8 मार्च तक शुरू हो गया था और 2 अगस्त तक चलने की उम्मीद थी। 150 157 फिल्मांकन 1 अप्रैल से 23 अगस्त के बीच 37 दिनों के लिए क्लीवलैंड और सिंसिनाटी, ओहियो में होने वाला था। 138 142 फिल्मांकन मैकॉन, जॉर्जिया में भी होने की उम्मीद थी। 158 बाद में अप्रैल में प्रूइट टेलर विंस और नेवा हॉवेल को जोनाथन और मार्था केंट के रूप में लिया गया। 25-26 जून की शुरुआत में बेक बेनेट, मिकेला हूवर और नवागंतुक क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड को डेली प्लैनेट के कर्मचारी स्टीव लोम्बार्ड। 28 159 कैट ग्रांट और रॉन ट्रूप के रूप में लिया गया था। हूवर इससे पहले गन की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। 29 एनिमेटेड डीसीयू सीरीज क्रिएचर कमांडोज 2024 के किरदार जून के मध्य तक फिल्म में दिखने की उम्मीद थी और गन और सफर्न का इरादा था कि वही अभिनेता डीसीयू में एनिमेशन और लाइव एक्शन में किरदार निभाए। 160 161 सेट की तस्वीरों से पता चला कि फ्रैंक ग्रिलो उस सीरीज से रिक फ्लैग सीनियर के रूप में अपनी आवाज की भूमिका को दोहरा रहे थे। 30 सुपरमैन, लोइस लेन और लेक्स लूथर की मुख्य भूमिकाओं के लिए ऑडिशन टेप मई 2023 की शुरुआत में जमा किए गए थे। गन ने उस महीने के अंत में उन्हें देखना शुरू किया। 100 जब वह फिल्म की स्टोरी बोर्डिंग कर रहे थे। 101 डेविड कोरेंसवेट सुपरमैन के लिए एक शीर्ष दावेदार थे और महीने के अंत में या जून की शुरुआत में स्क्रीन टेस्ट करने के लिए तैयार थे। विचाराधीन अन्य अभिनेताओं में जैकब एलोडी, टॉम ब्रिटनी और एंड्रयू रिचर्डसन शामिल थे। 100 एलोडी ने भूमिका के लिए पढ़ने से इनकार कर दिया, यह महसूस करते हुए कि यह उनके लिए बहुत अधिक और बहुत अंधेरा होगा। 102 एम्मा मैके, राहेल ब्रोस्नाहन, समारा वीविंग और फोबे डायनेवर ने लेन के लिए परीक्षण किया था। 103 द बैटमैन 2022 में बैटमैन की भूमिका निभाने वाले दूसरे स्थान पर रहने वाले निकोलस हाउल्ट 10 को लूथर के लिए देखा गया था, लेकिन उन्होंने सुपरमैन की भूमिका को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 104 गन एलिस्ट अभिनेताओं पर विचार कर रहे थे जिनके साथ उन्होंने पहले लूथर के लिए काम किया था और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एक अभिनेता के साथ भूमिका पर चर्चा की जो ब्रैडली कूपर होने की सूचना थी। 105 106 अश्वेत अभिनेताओं पर भी विचार किया जा रहा था।
107 परीक्षण एपेक्स लेबल का उपयोग करके हुआ, जो लूथर के कॉमिक संस्करण एपेक्स लूथर का संदर्भ था। 107 अन्य कॉमिक बुक सुपरहीरो के पहले से ही फिल्म की सेटिंग में स्थापित होने की उम्मीद थी। 108 109 पियर्सन फोर्डे, जो सुपरगर्ल 2015 से 2021 के एक एपिसोड में दिखाई दिए थे, और जैक क्वेड, जिन्होंने एनिमेटेड सीरीज माई एडवेंचर्स विद सुपरमैन में सुपरमैन की आवाज दी थी। 2023 वर्तमान दोनों ने सुपरमैन के लिए एक सेल्फ टेप प्रस्तुत किया। 110 111 जून 2023 के मध्य में गन और सफरान के साथ बरबैंक, कैलिफोर्निया में वार्नर ब्रदर्स लॉट में इन-पर्सन स्क्रीन टेस्ट हुए। अभिनेताओं ने निम्नलिखित जोड़ों में केंट और लेन के रूप में मेकअप और पोशाक में परीक्षण किया: हाल्ट और ब्रोस्नाहन, ब्रिटनी और डायनेवर, और कोरेंसवेट और मैके। 112 104 केंट के दावेदारों ने फिर मैके के खिलाफ सुपरमैन की पोशाक में परीक्षण किया। 104 कैविल के मूल डीसीयू सुपरमैन सूट में से एक, जो खराब स्थिति में था, का उपयोग परीक्षणों के लिए किया गया था। गन ने कहा कि ब्रिटनी ने इसे गड़बड़ कर दिया और फिर इसे कोरेंसवेट ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो बहुत लंबा था। 113 गुन ने परीक्षणों को एक साथ संपादित किया, जिसे एक निर्णायक समिति के लिए खेला जाना था, जिसमें स्लाव शामिल थे। 104 और सुपरमैन के रूप में कोरेंसवेट और लेन के रूप में ब्रोस्नाहन की कास्टिंग की घोषणा 27 जून को की गई थी। 3 अन्य भूमिकाओं के लिए कास्टिंग का पालन करना तय था, जिसमें सुपरहीरो टीम द अथॉरिटी के सदस्यों के लिए भी शामिल थे, जिनके सुपरमैन लिगेसी में उनकी अपनी फिल्म से पहले पेश किए जाने की उम्मीद थी। 114 104 ब्रदर्स अलेक्जेंडर और बिल स्कार्सगार्ड लूथर के लिए शॉर्ट लिस्ट में थे। यह स्पष्ट नहीं था कि हॉल्ट लूथर के लिए फिर से कोशिश करने के लिए वापस आएंगे या नहीं। 104 11 जुलाई को फिल्म की निर्धारित रिलीज की तारीख से 2 साल पहले 115 14 मर्सेड ने अप्रकाशित डीसीयू फिल्म बैटगर्ल के लिए बारबरा गॉर्डन बटा बैटगर्ल के रूप में परीक्षण किया। 116 जबकि फिलियन ने गन की कई पिछली फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें द सुसाइड स्क्वाड में कोरी पिट्सन बटा टीडीके के रूप में शामिल है। 14 एंथनी कैरिगन, जिन्होंने लूथर की भूमिका निभाने में रुचि व्यक्त की, को अगले दिन सुपरहीरो रेक्स मेसन बटा मेटामोर्फो के रूप में चुना गया। 15 117 गन ने कुछ समय पहले इनमें से कुछ अभिनेताओं को चुना था, लेकिन आगे के अभिनेता सौदों पर बातचीत करने से पहले सुपरमैन और लेन के कास्ट होने तक इंतजार किया था, जिससे 14 जुलाई को 2023 सैग-एफ्ट्रा हड़ताल शुरू होने से पहले बातचीत पूरी करने के लिए बहुत कम समय बचा था। 15 118 इस चिंता के जवाब में कि अन्य सुपरहीरो सुपरमैन और लेन की कहानी से दूर ले जाएंगे, गन ने कहा कि वे 2 पात्र फिल्म का फोकस बने हुए हैं और अन्य अभिनेताओं को कई डीसीयू परियोजनाओं के लिए कास्ट किया जा रहा है। 115 जब सितंबर 2023 में WGA की हड़ताल समाप्त हुई, तो सुपरमैन लिगेसी का फिल्मांकन 2024 की शुरुआत से मध्य तक शुरू होने की उम्मीद थी। 119 जेसन मोमोआ, जिन्होंने डीसीयू में एक्वामैन का किरदार निभाया था, ने अगले महीने सुपरमैन लिगेसी या एक एकल फिल्म में लोबो के चरित्र को चित्रित करने पर चर्चा की थी। 120 SAG-AFTRA की हड़ताल 9 नवंबर को समाप्त हुई और फिल्मांकन मार्च 2024 में शुरू होने के लिए स्पष्ट किया गया। 121 122 गुन ने कहा कि फिल्म अभी भी अपनी जुलाई 2025 की रिलीज की तारीख बनाएगी। 123 मारिया गैब्रिएला डी फारिया को नवंबर के मध्य में एंजेला स्पिका बटा द इंजीनियर फिल्म के प्रतिपक्षी और अथॉरिटी के सदस्य के रूप में लिया गया था। 21 गायिका मैडिसन बियर ने कहा कि उन्होंने एक सेल्फ टेप जमा किया और एक अज्ञात भूमिका के लिए असफल ऑडिशन दिया, जैसा कि ओशे जैक्सन जूनियर ने किया था। 124 125 हॉल्ट SAG-AFTRA हड़ताल से पहले लूथर को चित्रित करने के लिए बातचीत कर रहे थे और भूमिका के लिए बातचीत नवंबर में जारी रही। 126 127 जब सारा संपाओ और स्काइलर गिसोंडो को क्रमशः लूथर के सहायक ईव टेस्टमाकर और जिमी ऑलसेन के रूप में चुना गया था। 20-19 गुन ने कहा कि गिसोंडो, संपाओ और डी फारिया को हड़ताल से पहले ही कास्ट कर लिया गया था। 128 और मिस्टर टेरिफिक और टेस्टमाकर की भूमिकाएं विशेष रूप से कास्ट करना मुश्किल था और इसके लिए कई ऑडिशन की आवश्यकता थी।
129 पत्रकार जेफ स्नेडर ने अटकलों पर ध्यान दिया कि सैम लेन का किरदार दिखाई देगा और संकेत दिया कि माइकल रूकर को भूमिका से जोड़ा गया था। 106 लेकिन गन ने इस बात से इनकार किया कि रूकर इस किरदार को निभाएंगे। 130 उत्पादन 14 जून को पूर्वोत्तर ओहियो में चला गया, जब फिल्मांकन ओहियो के मेंटोर में हेडलैंड्स बीच स्टेट पार्क में हुआ। 162 6 सप्ताह तक फिल्मांकन पूरे क्लीवलैंड में हुआ। 163 जिसकी शुरुआत 24 जून को क्लीवलैंड शहर से हुई। 164 फिल्मांकन स्थानों में ओंटारियो स्ट्रीट, क्लीवलैंड ग्रेहाउंड स्टेशन, पब्लिक स्क्वायर, डेट्रॉयट सुपीरियर ब्रिज, पीएनसी प्लाजा, प्रोग्रेसिव फील्ड और क्लीवलैंड आर्केड शामिल थे। हंटिंगटन बैंक बिल्डिंग की टॉवर और सोल्जर्स एंड सेलर्स स्मारक के बाहरी दृश्यों को पब्लिक स्क्वायर में फिल्माया गया था। 165 166 लीडर बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा डेली प्लैनेट के मुख्यालय के लिए खड़ा था। 167 और की टॉवर का इस्तेमाल स्टैग एंटरप्राइजेज के मुख्यालय के रूप में किया गया था। 168 166 163 इसके बाद प्रोडक्शन को 18 जुलाई तक सिंसिनाटी ले जाने के लिए तैयार किया गया, जो यूनियन टर्मिनल में सिंसिनाटी म्यूजियम सेंटर और लिटिल टनल के एक हिस्से में होगा। 169 फिल्मांकन 30 जुलाई को पूरा हुआ। 170 डाक उत्पादन अगस्त 2024 में सीन गन ने मैक्सवेल लॉर्ड के रूप में अपनी कास्टिंग की पुष्टि की। 36 अगले महीने एलन टुडिक को क्रिएचर कमांडो में डॉक्टर फॉस्फोरस के चरित्र को आवाज देने के बाद एक भूमिका मिलने का खुलासा हुआ। 24 और वेड ने पुष्टि की कि क्रिप्टो फिल्म में दिखाई दे रहा था। 171 गन ने अक्टूबर में क्रिप्टो की भूमिका की आधिकारिक रूप से पुष्टि की और बताया कि फिल्म में चरित्र का चित्रण उनके कुत्ते ओजू से प्रेरित था, जिसे गन द्वारा सुपरमैन लिखना शुरू करने के तुरंत बाद गोद लिया गया था। उन्होंने कहा कि ओजू पहले कम से कम कहने के लिए समस्याग्रस्त था। मुझे याद है कि मैंने सोचा था, हे भगवान, अगर ओजू के पास महाशक्तियां होतीं तो जीवन कितना मुश्किल होता। 38 दिसंबर 2024 तक गन ने फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। 172 जबकि लॉस एंजल्स में 1.5 दिन के व्यक्तिगत पिकअप शॉट्स जल्द ही होने वाले थे, जिसके बारे में गन ने कहा कि यह फिल्म को बढ़ाने के लिए था। 173 क्रेग अल्परट, जेसन बैलेंटाइन और विलियम होए फिल्म का सह-संपादन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने क्रमशः ब्लू बीटल, द फ्लैश और द बैटमैन पर काम किया था। 174 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के विजुअल इफेक्ट्स टीम के अधिकांश लोग सुपरमैन के लिए गन के साथ काम करने के लिए वापस लौटने वाले थे। 175 जिसमें स्टीफन सेरेट्टी भी शामिल हैं, जो उस फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल 2022 से विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में लौटते हैं। 176 संगीत दिसंबर 2023 में गन ने कहा कि फिल्म के अधिकांश स्कोर और प्रमुख थीम लिखे जा चुके हैं, लेकिन संगीतकार की घोषणा नहीं की गई थी क्योंकि फिल्म के लिए उनका सौदा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। 177 फरवरी 2024 में उन्होंने घोषणा की कि जॉन मर्फी फिल्म के स्कोर की रचना कर रहे हैं। इससे पहले द सुसाइड स्क्वाड, द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए ऐसा किया था। 178 दिसंबर 2024 में जेम्स गन ने पुष्टि की कि रिचर्ड डोनर की 1978 की फिल्म से जॉन विलियम्स की सुपरमैन थीम, जिसका उपयोग उस फिल्म के सीक्वल और सुपरमैन रिटर्न्स 2006 में भी किया गया था, को जॉन मर्फी के स्कोर में शामिल किया जाएगा, जबकि कुछ नया बनाया जाएगा। गन ने थीम के प्रतिष्ठित कद को सभी समय के सबसे महान फिल्म स्कोर में से एक के रूप में उद्धृत किया, उन कारणों में से एक के रूप में जिसके लिए उन्होंने हमेशा फिल्म में इसके उपयोग का इरादा किया, जबकि यह भी कहा कि उनकी फिल्म के स्कोर में इसकी उपस्थिति उस समय को श्रद्धांजलि देती है जब उन्होंने इसे पहली बार एक बच्चे के रूप में सुना था। गन ने यह भी पुष्टि की कि फिल्म में उनके पिछले सुपरहीरो प्रोजेक्ट्स की तरह कई लाइसेंस प्राप्त गाने नहीं होंगे। 179 180 181 विपणन सुपरमैन की वेशभूषा में डेविड कोरेंसवेट की प्रमोशन ऑन-सेट छवि। गन ने फरवरी 2024 में सुपरमैन की ढाल की एक तस्वीर पोस्ट करके फिल्मांकन की शुरुआत की। 146 जिसे टिप्पणीकारों ने किंगडम कम कॉमिक बुक में चरित्र की वेशभूषा के दृश्य समानता के लिए नोट किया, यद्यपि क्लासिक पीले और लाल रंग योजना के साथ। 182
183 सफरान ने अप्रैल में वार्नर ब्रदर्स की सिनेमाकॉन प्रस्तुति के दौरान मंच पर फिल्म का प्रचार किया, जिसमें गन, कोरेंस्वेट और ब्रोस्नाहन वीडियो संदेशों के माध्यम से दिखाई दिए। 184 पैनल ने फिल्म के सुपरमैन प्रतीक पर एक पूर्ण रूप का अनावरण किया और गन ने कहा कि उन्होंने फिल्म की रिलीज से पहले समर ऑफ सुपरमैन की शुरुआत करने के लिए कलाकारों के साथ अगले साल के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की योजना बनाई है। 185 गन ने मई की शुरुआत में कॉस्ट्यूम में कोरेंस्वेट की पहलिंजर वाली छवि पर टिप्पणी लाल ब्रीफ की वापसी पर केंद्रित थी, जिसे मैन ऑफ स्टील डिजाइन में शामिल नहीं किया गया था। पोशाक के तत्वों की तुलना डीसी कॉमिक्स की 2011 की पहल द न्यू 52 में इस्तेमाल किए गए जिम ली के डिजाइन से भी की गई थी, जबकि चरित्र की मुद्रा और पृष्ठभूमि में हमले ने फिल्म में सुपरमैन के चरित्र चित्रण और उसके सामने आने वाले खतरों के बारे में अटकलें लगाईं। 99 186 187 फिल्म के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से प्रेरित एक प्रदर्शन को मई के अंत में लास वेगास में वार्नर ब्रदर्स के लाइसेंसिंग एक्सपो बूथ में शामिल किया गया था। 188 गन ने एडॉप्ट ए शेल्टर डॉग महीने के समान में अक्टूबर 2024 में कोरेंस्वेट के सुपरमैन के साथ क्रिप्टो की पहली छवि जारी की। 38 एलन रे टुडिक बटा टीजीयूडी के बटा टीईडब्ल्यू डिक 1 जन्म 16 मार्च 1971 2-3 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उनके फिल्मी काम में 28 डेज 2000, ए नाइट्स टेल 2001, डॉजबॉल, ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी 2004, आई रोबोट 2004 में सन्नी के लिए आवाज और मोशन कैप्चर और 3:10 टू युमा 2007 में भूमिकाएं शामिल हैं। उन्होंने ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म टकर एंड डेल बनाम ईविल 2010 में अभिनय किया। टुडिक ट्रांसफॉर्मर्स, डार्क ऑफ द मून 2011, 42 2013, मेज रनर, द स्कॉर्च ट्रायल्स 2015 और ट्रम्बो 2015 फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने 2012 से वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की हर फिल्म में पात्रों को आवाज दी है। टुडिक की टेलीविजन भूमिकाओं में स्पेस वेस्टर्न ड्रामा सीरीज फायरफ्लाई 2002 से 2003 में वॉश शामिल है। यह शो एक सीजन तक चला और सीरीज के प्रसारित होने के बाद इसने एक पंथ विकसित किया। 4 उन्होंने श्रृंखला के अंतिम एपिसोड की घटनाओं पर विस्तार करते हुए 2005 की निरंतरता वाली फिल्म सेरेनिटी में भूमिका को दोहराया। उनकी अन्य भूमिकाओं में 2007 की अंग्रेजी ब्लैक कॉमेडी फिल्म डेथ एट ए फ्यूनरल, सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट 2005, 2013, 2019, साइंस फिक्शन सीरीज डॉल हाउस 2009 से 2010, सुपरहीरो एनिमेटेड सीरीज यंग जस्टिस 2010 से 2013, 2019 और एनिमेटेड सीरीज अमेरिकन डैड में विभिन्न आवाजें शामिल हैं। 2011 वर्तमान टुडिक ने सिटकॉम सबर्गेटरी 2011 से 2014, उन्होंने कॉमेडी सीरीज न्यूज रीडर्स 2014 से 2015, एनिमेटेड सीरीज स्टार बनाम द फोर्सेस ऑफ एविल 2015 से 2019 में भी अभिनय किया। सीरीज द टिक 2017 से 2019 में डेंजर बोट की आवाज दी। 2016 की फिल्म रोग वन में के 200 की भूमिका निभाई और सीरीज डूम पेट्रोल 2019 में एरिक मोर्डन बटा मिस्टर नोबॉडी की भूमिका निभाई। वीडियो गेम में उन्होंने हेलो 3 ओडीएसटी 2009 में मिकी की आवाज दी और साथ ही स्टार वार्स बैटलफ्रंट 2015 में के 200 की अपनी भूमिकाओं को दोहराया और विभिन्न डीसी सुपर हीरो वीडियो गेम्स 2013, 2015 और 2017 में ग्रीन एरो के रूप में। 2019 से टुडिक ने हार्ले क्विन सीरीज में द जोकर और क्लेफेस की आवाज दी है। टुडिक वर्तमान में साइंस फिक्शन कॉमेडी सीरीज रेजिडेंट एलियन में डॉ एरी वैंडर स्पीगल की भूमिका निभा रहे हैं और एनिमेटेड सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स अर्थ स्पार्क में ऑप्टिमस प्राइम की आवाज दे रहे हैं। प्रारंभिक जीवन टुडिक का जन्म टेक्सास के एल पासो में बेट्टी लोयस नीविली और टिमोथी निकोलस टुडिक के बेटे के रूप में हुआ था। उनके पिता का परिवार पोलिश वंश का है। 5-6 टुडिक का पालन पोषण प्लेनो, टेक्सास, डलास के एक उपनगर में हुआ था। 7 जहां उन्होंने प्लेनो सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की। उद्धरण वांछित
एक नाराज दर्शक द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी देने के बाद छोड़ने से पहले उन्हें एक स्टैंड अप कॉमिक के रूप में एक संक्षिप्त अनुभव था। 8 टुडिक ने टेक्सास के जैक्सनविले में मेथोडिस्ट संबद्ध लोन मॉरिस कॉलेज में नाटक का अध्ययन किया, जहां उन्होंने नाटक के लिए अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने बिली द किड के पूर्वी न्यू मैक्सिको समर स्टॉक थिएटर प्रोडक्शन में बीवर स्मिथ की भूमिका निभाई। आजीविका 2005 सेरेनिटी कन्वेंशन में टुडिक। पतली परत। टुडिक ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1997 में मार्क श्वान की स्वतंत्र ड्रामा फिल्म 35 माइल्स फ्रॉम नॉर्मल से की थी। 1 साल बाद उन्होंने रॉबिन विलियम्स के साथ जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा पैच एडम्स में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जहां उन्होंने मरीज एवर्टन की भूमिका निभाई। टुडिक ने भूमिका के बारे में कहा कि एक डॉक्टर ने उन्हें फिल्मांकन से पहले एड्रेनालाइन का एक शॉट दिया था क्योंकि उन्हें पिछली रात भोजन से एलर्जी हुई थी और उनकी सांस की नली बंद हो रही थी। 2000 में टुडिक ने सैंड्रा बुलॉक के साथ 28 डेज में एक समलैंगिक जर्मन ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई। 11 उन्होंने ए नाइट्स टेल में वाट, डॉजबॉल, ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी में स्टीव द पायरेट और आई, रोबोट में भावनात्मक रोबोट सन्नी की भूमिका निभाई। 2005 में उन्होंने जॉस वहेडन की टेलीविजन सीरीज फायरफ्लाई से ली गई फिल्म सेरेनिटी में चंचल सेहेज होबन वॉशबर्न के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 12 2007 में टुडिक ने वेस्टर्न फिल्म 3:10 टू युमा में एक मजबूत इरादों वाले डॉक्टर की सहायक भूमिका निभाई थी। फिल्म नॉक्ड अप में उनकी एक संक्षिप्त भूमिका थी और ब्रिटिश फिल्म डेथ एट ए फ्यूनरल में उन्होंने एक बेहद शारीरिक हास्य प्रदर्शन किया था। टुडिक ने इंडी हॉरर कॉमेडी टकर एंड डेल वर्सेस एविल में टकर की भूमिका निभाई थी। 13 उन्होंने फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के लिए डच की भूमिका निभाई थी। 11 एल्विन एंड द चिपमंक्स चिपवरेक्ट में उन्होंने सिमोन, एक लापरवाह फ्रेंच उच्चारण में चिपमंक बोलने वाली साइमन को एक मकड़ी द्वारा काटे जाने के बाद का परिणाम को आवाज दी थी। 2012 में टुडिक ने तैमूर बेकमम्बेटोव की फिल्म अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। टुडिक जुलाई 2012 में टुडिक ने एनिमेटेड फिल्म व्रेकेट राल्फ में किंग कैंडी बटा टर्बो की आवाज दी और वॉयस एक्टिंग के लिए एनी अवार्ड जीता। 2023 तक उन्होंने तब से हर वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्म में अपनी आवाज दी है। 16 उन्होंने फ्रोजन में ड्यूक ऑफ वेसल्टन, बिग हीरो 6 में एलिस्टेयर क्रे, जूटोपिया में ड्यूक वीजल्टन, 17 मोआना में ही व्रेक इट राल्फ सीक्वल राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट में नोज मोर, राया एंड द लास्ट ड्रैगन में टुक टुक, 18 एनकांटो में पिको द टूकेन, 19 इसके अतिरिक्त 2016 में टुडिक ने दुष्टवन ए स्टार वार्स स्टोरी में ड्रॉइड के 200 की भूमिका निभाई और 2019 के अलादीन के लाइव एक्शन रूपांतरण में तोते इयागो, मूल रूप से गिलबर्ट गॉटफ्राइड द्वारा आवाज दी गई, की आवाज प्रदान की। 20 टुडिक ने 2023 की लघु फिल्म वंस अपॉन ए स्टूडियो में 1951 की एलिस इन वंडरलैंड से मैड है एटर को भी आवाज दी, जिसे वॉल्ट डिज्नी कंपनी और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। टुडिक ने क्रिस ब्लेक की क्वारंटाइन कॉमेडी फिल्म डिस्टेंसिंग सोशली में नोएल की भूमिका निभाई, जिसे आईफोन 11 का उपयोग करके महामारी की ऊंचाई पर दूर से फिल्माया गया था। इसे अक्टूबर 2021 में सिनेडिग्म द्वारा अधिग्रहित और रिलीज किया गया। 21 उन्होंने फंतासी एडवेंचर फिल्म पीटर पैन एंड वेंडी में मिस्टर डार्लिंग की भूमिका निभाई। 22 ब्रॉडवे 16 दिसंबर 2024 को एक मोशन पोस्टर जारी किया गया, जिसमें सुपरमैन 1978 से जॉन विलियम्स के सुपरमैन मार्च थीम का धीमा प्रस्तुतिकरण दिखाया गया। वैराइटी में जॉर्डन मोरो ने पोस्टर को उस फिल्म से क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन के चित्रण के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया और विलियम्स के स्कोर को शांत और अधिक विचारशील बनाने के लिए संगीत रीमिक्स किया। 19 दिसंबर को सार्वजनिक रिलीज से पहले उस दिन एक प्रेस स्क्रीनिंग में फिल्म का टीजर ट्रेलर भी दिखाया गया था। 189 18 दिसंबर को गन ने ट्रेलर के काउंटडाउन के लिंक के साथ एक वीडियो पोस्ट किया और पूरे ट्रेलर के लिए 30 सेकंड का टीजर ट्रेलर जो फिल्म की टैगलाइन लुक अप पर चला। 190 टीजर ट्रेलर अगले दिन ऑनलाइन जारी किया गया था। 191
ट्रेलर को रिलीज के पहले 24 घंटों के भीतर 250 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। गन ने पुष्टि की कि यह अब तक का सबसे ज्यादा देखा और चर्चित डीसी और वार्नर ब्रदर्स ट्रेलर था। 192 टीजर ट्रेलर को रेखांकित करना विलियम्स के सुपरमैन थीम के जॉन मर्फी के कवर का रीमिक्स था, जिसे विलियम्स की मूल ऑर्केस्ट्रा रचना के लिए ज्यादा वफादार बताया गया था, लेकिन मुख्य धुन बजाने वाले इलेक्ट्रिक गिटार रिफ के साथ शुरू हुआ। ट्रैक को उसी दिन वाटर टॉवर म्यूजिक द्वारा सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से रिलीज किया गया था। 193 मुक्त करना सुपरमैन को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 जुलाई 2025 को 194 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जुलाई 2025 को 146 आईमैक्स में रिलीज किया जाना है। 195 यह डीसीयू की चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की पहली फिल्म होगी। 83 प्रूइट टेलर विंस जन्म 5 जुलाई 1960 एक अमेरिकी चरित्र अभिनेता हैं। उन्होंने मिसिसिपी बर्निंग 1988, जैकब्स लैडर 1990, जेएफके 1991, आइडेंटिटी 2003 और कॉन्स्टेंटाइन 2005 फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने द मेंटलिस्ट 2008 से 2015 में जेजे लारोचे की भूमिका निभाई। विंस कई टेलीविजन सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। 1997 में उन्होंने टेलीविजन सीरीज मर्डर 1 के दूसरे सीजन में क्लिफर्ड बैंक्स की अतिथि भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। प्रारंभिक जीवन विंस का जन्म 5 जुलाई 1960 को बैटन रूज, लुइसियाना में हुआ था। उन्होंने लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। 1 अपने जीवन के अधिकांश समय में विंस को निस्टाग्मस नामक स्थिति रही है, जो आँख की अनैच्छिक गति है। 2 आजीविका विंस ने जिम जारमुश की डाउन बाय लॉ में अपनी फिल्मी शुरुआत की, लेकिन उनके दृश्यों को संपादित कर दिया गया। उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में प्रमुख सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें मिसिसिपी बर्निंग 1988 में एक मंदबुद्धि कुक्लक्स क्लान सदस्य, जेएफके 1991 में ली बॉवर्स और नोबडीज फूल 1994 में मुख्य किरदार के सबसे अच्छे दोस्त की भूमिका शामिल है। उनकी पहली मुख्य भूमिका जेम्स मैंगोल्ड की स्वतंत्र फिल्म है वी 1995 में थी, जिसमें उन्होंने एक प्यारे, चुप रहने वाले अधिक वजन वाले रसोइये की भूमिका निभाई थी, जो लिव टायलर द्वारा निभाई गई एक वेट्रेस पर क्रश रखता है। उन्होंने ग्यूसेप टॉर्नेटोर की फिल्म द लीजेंड ऑफ 1998 में अभिनय किया। विंस अक्सर नायक और खलनायक के किरदारों के बीच बारी बारी से खेलते हैं। विंस ने नियोनोएर मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म एंजेल हार्ट 1987 में एक दक्षिणी पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई, क्राइम थ्रिलर फिल्म ट्रैप्ड 2002 में एक अपहरणकर्ता के सहायक और ओलिवर स्टोन की नेचुरल बॉर्न किलर 1994 में एक डिप्टी जेल वार्डन की भूमिका निभाई। उन्होंने ब्यूटीफुल गर्ल्स 1996 में एक प्यारे, छोटे शहर के पब के मालिक की भूमिका निभाई। 2003 की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म आइडेंटिटी, निर्देशक मैंगोल्ड के साथ दूसरा सहयोग, में एक मानसिक रूप से बीमार सीरियल किलर, नर्स बेटी 2000 में एक घमंडी शेरिफ, सिमोन 2002 में एक गपशप स्तंभकार और 2005 की अलौकिक हॉरर फिल्म कॉन्स्टेंटाइन, अन्य फिल्मों में मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म जैकब्स लैडर 1990, नियोनोएर फिल्म चाइना मून 1994, एक्शन थ्रिलर फिल्म होमफ्रंट 2013 और अलौकिक हॉरर फिल्म द डेविल्स कैंडी 2015 शामिल हैं। टीवी शो में अतिथि भूमिका में डेडवुड, अलियास, द एक्स फाइल्स, मियामी वाइस, क्वांटम लीप, शिकागो होप, इन द हीट ऑफ द नाइट, सीएसआई, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, हाईलैंडर, द सीरीज और टचिंग इविल का अमेरिकी रीमेक शामिल हैं। 2011 में वह एएमसी टेलीविजन श्रृंखला द वॉकिंग डेड में ओटिस के रूप में दिखाई दिए। 4 उन्होंने फॉक्स के मेडिकल ड्रामा हाउस में 600 पाउंड के मरीज की अतिथि भूमिका भी निभाई थी। 2010 से 2014 तक उन्होंने द मेंटलिस्ट में कई एपिसोड में भूमिका निभाई। 5 2012 में वह जस्टिफाइड के एक पूर्ण एपिसोड में दिखाई दिए। 6 उन्होंने फ्लाई पेपर में जेली के रूप में एक हास्य भूमिका निभाई। पुरस्कार
विंस को 1997 में टेलीविजन सीरीज मर्डर 1 के दूसरे सीजन के दौरान सीरियल किलर क्लिफर्ड बैंक्स की भूमिका के लिए ड्रामा सीरीज में अतिथि अभिनेता के लिए एमी अवार्ड मिला। 8. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स। 1986 कानून द्वारा दृश्य हटा दिए गए पहली भूमिका। 1987 एंजल हार्ट डिट। डेमोस। शर्मीले लोग पॉल। बारफ्लाई जो। 1988 लाल गर्मी रात्रि क्लर्क। मिसिसिपी जलना लेस्टर कोवेंस। टुडिक ने 1999 में एपिक प्रोपोर्शन के लिए ब्रॉडवे की शुरुआत की। वह वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट फैबुलस स्टोरी एवर टोल्ड, मिस लायंस, ओडिपस और बनी बनी में भी थे। 23. टुडिक ने जून से दिसंबर 2005 तक स्पामालोट में है अंक अजारिया की भूमिकाओं को भरा और प्रिल्यूड टू ए किस के सीमित रन में अभिनय किया। टेलीविजन। जून 2013 में मैन ऑफ स्टील के प्रीमियर पर टुडिक ने जॉस वहेडन की 2002 की टेलीविजन सीरीज फायरफ्लाई में चंचल सेहेज होबन वॉशबर्न की भूमिका निभाई। 12.4 यह सीरीज एक सीजन तक चली और यूनिवर्सल स्टूडियो ने एक फिल्म सेरेनिटी बनाने के अधिकार खरीदे जिसमें टुडिक ने अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने मेक वे फॉर नॉडी के लिए कुछ आवाजें दी। 24. 2014 में टुडिक ने लाइव एक्शन एडल्ट स्विम कॉमेडी न्यूज रीडर्स में मुख्य एंकर की भूमिका संभाली। वह स्ट्रेंजर्स विद कैंडी के 2 भाग वाले एपिसोड ब्लैंक स्टेयर में पंथ नेता फादर के रूप में दिखाई दिए। अरेस्टेड डेवलपमेंट जैसे शो में कई अतिथि भूमिकाओं के अलावा उन्होंने सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के एक एपिसोड में एक दोषी बाल यौन अपराधी की भूमिका निभाई। उन्हें जॉस वहेडन की डॉलहाउस में एक विशेष अतिथि कलाकार के रूप में लिया गया था। 7. शो में ऐसे लोगों को दिखाया गया था जिनके व्यक्तित्व मिटा दिए गए थे, जिसमें टुडिक ने अल्फा का किरदार निभाया था जो एक पूर्व सक्रिय था जिसने गलती से 48 अलग अलग व्यक्तित्व डाउनलोड कर लिए थे। टुडिक ने एबीसी की टेलीविजन मिनी सीरीज वी के आधुनिक रीमेक के 3 एपिसोड में भी अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज यंग जस्टिस में सुपरहीरो ग्रीन एरो और खलनायक साइमन की आवाज दी। 25. उन्होंने एबीसी कॉमेडी सीरीज सबर्गेटरी में नोआ वर्नर के रूप में सहअभिनय भी किया जो शहर से एक दंत चिकित्सक है जो उपनगरों में जाता है। 26. टुडिक ने द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ टिम के सीजन 3 में वेश्या डेबी की आवाज दी। उन्होंने डिज्नी की एनिमेटेड सीरीज स्टार बनाम द फोर्सेस ऑफ एविल में लूडो एवेरियस और किंग रिवर बटरफ्लाई की आवाजें भी प्रदान की। 2015 में टुडिक ने फायरफ्लाई के रद्द होने के बाद कन्वेंशन सर्किट का दौरा करने के अपने अनुभवों पर आधारित अपनी वेब सीरीज कॉन मैन रिलीज की। 27. वह डीसी कॉमिक्स आधारित शो पावरलेस के मुख्य कलाकार थे। 2017 में डर्क जेंटली होलिस्टिक डिटेक्टिव एजेंसी के सीजन 2 में टुडिक को मिस्टर प्रीस्ट की भूमिका में देखा गया जो एक दुष्ट ब्लैकविंग ऑपरेटिव है जो डर्क, बार्ट और राउडी 3 के साथ परिचित है। टुडिक ने बाद में अर्थस्पार्क एनिमेटेड सीरीज में ऑप्टिमस प्राइम की आवाज देकर ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी में वापसी की। 28. 2021 में उन्होंने SYFY चैनल पर रेजिडेंट एलियन टीवी सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई। 29. यह 4 सीजन तक चला। वीडियो गेम। टुडिक ने हेलो 3 में एक अनाम मरीन और हेलो 3 ODST में स्क्वाड के एलीट ट्रूपर की आवाज दी। उन्होंने नाथन फिलियन और एडम बाल्डविन ने फायरफ्लाई के समान प्रत्येक चरित्र को अपनी समानताएं दीं। टुडिक ने फिर इंजस्टिस, गॉड्स अमंग अस और इंजस्टिस 2 में ग्रीन एरो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। व्यक्तिगत जीवन। टुडिक और कोरियोग्राफर चारिसा बार्टन की सगाई दिसंबर 2015 में हुई थी। 30. उन्होंने 24 सितंबर 2016 को शादी की। 31. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1997 नॉर्मल से 35 मील दूर ट्रेवर। 1998 पैच एडम सेवर्टन। 2028 जिंजर हार्ट। वंडर बॉयज ट्रैक्सलर। पियर्स एक थिएटर निर्माता भी हैं और उन्होंने ब्रॉडवे शो क्लाइबॉर्न पार्क का निर्माण किया। इस शो को 4 टोनी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 2012 में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए टोनी पुरस्कार जीता। 20. 2015 में पियर्स न्यूयॉर्क में जैकी अलेक्जेंडर के ब्रदर्स फ्रॉम द बॉटम के बिली हॉलिडे थिएटर प्रोडक्शन में अभिनय करने के लिए मंच पर लौट आए। 21. 2019 में
पियर्स ने लंदन के यंग विक थिएटर में प्रशंसित आर्थर मिलर के नाटक डेथ ऑफ ए सेल्समैन में अभिनय किया और वेस्ट एंड में इसका सफल स्थानांतरण हुआ। 22 इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 23 शो ने 2022 में अपना ब्रॉडवे स्थानांतरण किया। पियर्स और शेरोन डी क्लार्क के साथ साथ आंद्रे डी शील्ड्स के साथ वापसी की। दिसंबर 2022 में इसके प्रोडक्शन रन की एक रात को एक महिला ने मंच पर चिल्लाते हुए एक्ट 2 की शुरुआत को बाधित किया। पियर्स ने उसे मंच से शांत करने की कोशिश की और कथित तौर पर उसे शांत करने के अपने प्रयासों में धैर्य रखा। अंततः उसे अधिकारियों द्वारा इमारत से बाहर निकाल दिया गया। 24 घटना के वीडियो और पियर्स द्वारा संरक्षक को समझाने का प्रयास ऑनलाइन वायरल हो गया। 26 पियर्स को इस प्रोडक्शन के लिए टोनी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उद्धरण आवश्यक। रेडियो 2009 में पियर्स राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित पीबॉडी पुरस्कार विजेता रेडियो कार्यक्रम जैज एट लिंकन सेंटर के होस्ट बन गए, जिसमें जैज एट लिंकन सेंटर के हाउस ऑफ स्विंग से लाइव रिकॉर्डिंग शामिल थी। उद्धरण वांछित। संगीत 2016 में पियर्स न्यू ऑरलियंस में रिकॉर्ड किए गए कई एल्बमों में दिखाई देने लगे। उन्होंने 2016 में डेल्फेयो मार्सालिस के साथ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन गाना रिकॉर्ड किया। इरविन मेफील्ड के 2017 एल्बम ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड में केर्मिट रफिन्स के साथ एक गाना और स्टैंटन मूर के साथ उनके 2017 एल्बम विद यू इन माइंड में एक गाना रिकॉर्ड किया। उद्धरण की आवश्यकता। 2020 में पियर्स ने विंटन मार्सालिस के साथ द एवर फंकी लोडाउन रिकॉर्ड किया। उद्धरण आवश्यक। व्यापार और परोपकार। पियर्स खुद को एक सच्चा पूंजीवादी और क्लासिक उद्यमी मानते हैं। 4-5 2013 में फास्ट कंपनी ने पियर्स को बिजनेस में 100 सबसे रचनात्मक लोगों में से एक नामित किया। 27 गैरलाभकारी कार्य। पियर्स ने तूफान कैटरीना से विस्थापित परिवारों के लिए क्षेत्र में नए किफायती सौर और भूतापीय घरों का निर्माण करने के लिए गैरलाभकारी पोंटचार्ट्रेन पार्क सामुदायिक विकास निगम की शुरुआत की। 28 स्टर्लिंग फार्म्स। मिशेल ओबामा की पहल से प्रेरित होकर जहां खाद्य रेगिस्तानों में अधिक सुपरमार्केट लाने के लिए निवासियों के पास ताजा उपज तक आसान पहुंच नहीं है, पियर्स ने अपने भागीदारों ट्रॉय हेनरी और जेम्स है चिट के साथ मिलकर 2012 में न्यू ऑरलियंस के नवे वार्ड में स्टर्लिंग फार्म नामक किराने की दुकानों की एक श्रृंखला शुरू की। 12 हालांकि यह श्रृंखला 13 महीने बाद बंद हो गई। 29 स्टर्लिंग फार्म में स्टर्लिंग एक्सप्रेस नामक एक सुविधा स्टोर डिवीजन भी था। स्टोर का नाम स्टर्लिंग हेनरी के नाम पर रखा गया था, जो उनके व्यापारिक साझेदार के पिता थे, जिन्होंने लोअर 9th वार्ड में लगभग 40 वर्षों तक एक फार्मेसी चलाई थी। 30 व्यक्तिगत जीवन। पियर्स खुद को ट्राइकोस्टल के रूप में वर्णित करते हैं, जो लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क शहर और न्यू ऑरलियंस के बीच अपना समय बांटते हैं। 31 वह न्यू ऑरलियंस संतों का समर्थक है और स्थानीय लोगों ने उसे संतों वेंडेल उपनाम दिया है। 12 वह सेंट पैट्रिक एथलेटिक एफसी का भी एक उत्साही समर्थक है। 32 वह कैथोलिक हैं। 33 पियर्स हिलेरी क्लिंटन के मुखर समर्थक थे और क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा बनाए गए अभियान एलायंस फॉर ए हेल्थियर जनरेशन के बोर्ड में थे। 34 पियर्स ने 2012 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में भाग लिया। 2012 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के शीर्ष अभियान फंडराइजर में से एक थे और एक बार ग्वेन इफिल को व्हाइट हाउस स्टेट डिनर में ले गए थे। 5 35 36 पियर्स ने 2024 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में लुइसियाना के लिए औपचारिक प्रतिनिधि कास्टिंग की घोषणा की। 37 2016 गिरफ्तारी। रविवार 15 मई 2016 को पियर्स को अटलांटा लोएव्स होटल के बाहर बनी सैंडर्स की एक महिला समर्थक पर कथित हमले के लिए साधारण मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें फुलटन काउंटी जेल से $1000 के बॉन्ड पर रिहा किया गया। 38-39 पियर्स ने बाद में काउंसलिंग और सामुदायिक सेवा सहित एक प्रीट्रायल डायवर्जन प्रोग्राम पूरा किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोप खारिज हो गया। 40 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1986 धन का गड्ढा नर्स। 1989 युद्ध के हताहत मैकेंटायर। पारिवारिक व्यवसाय अभियोक्ता।
1990 डिग्री का मामला वेल्स डेनार्ड। 1991 हाले में रोश लुई। 1992 मैल्कम एक्स बेन थॉमस। 1993 मैनहट्टन मर्डर मिस्ट्री पुलिसकर्मी। 1994 यह आपके साथ भी हो सकता था बो विलियम्स। 1995 अलविदा प्यार हेक्टर। वेंडेल एडवर्ड पियर्स, जन्म 8 दिसंबर 1962, एक अमेरिकी अभिनेता और व्यवसायी हैं। एक जुलियार्ड स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पियर्स ने मंच और स्क्रीन दोनों पर भूमिकाएं निभाते हुए एक चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने पहली बार 2002 से 2008 तक प्रशंसित HBO ड्रामा सीरीज द वायर में डिटेक्टिव बंक मोलैंड की भूमिका निभाकर पहचान हासिल की। उनकी अन्य उल्लेखनीय टेलीविजन भूमिकाओं में ट्रेम 2010 से 2013 में ट्रोम्बोनिस्ट एंटोनी बैटिस्ट, टॉम क्लैंसी के जैक रयान 2018 से 2023 में जेम्स ग्रीर, सूट्स 2013 से 2019 में वकील रॉबर्ट जेन और कन्फर्मेशन 2016 में क्लेरेंस थॉमस शामिल हैं। उन्होंने फॉर 2012 और बर्निंग केन 2019 में अपनी फिल्म भूमिकाओं के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स के लिए नामांकन अर्जित किया, जिस पर उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। अन्य उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में मैल्कम एक्स 1992, वेटिंग टू एक सहेल 1995, रे 2004, सेल्मा 2014, द गिफ्ट 2015 और क्लेमेसी 2019 शामिल हैं। पियर्स ने जॉन पिल्मेयर के 1985 के नाटक द बॉयज ऑफ विंटर में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। उसके बाद 1988 में कैरल चर्चिल के सीरियस मनी में काम किया। एक नाट्य निर्माता के रूप में उन्होंने ऑगस्ट विल्सन के रेडियो गोल्फ 2007 के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए टोनी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया, फिर ब्रूस नॉरिस के क्लाइबॉर्न पार्क 2012 के लिए जीता। उन्होंने 2019 में लंदन में वेस्ट एंड पर डेथ ऑफ ए सेल्समैन के पुनरुद्धार में विली लोमन की मुख्य भूमिका निभाई और 2022 में न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे पर, जिसके लिए उन्हें लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार और टोनी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वेंडेल पियर्स का जन्म न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में हुआ था, जो एक शिक्षक और द्वितीय विश्व युद्ध के एक सम्मानित दिग्गज के 3 बेटों में से एक थे, जिन्होंने रखरखाव इंजीनियर के रूप में काम किया था। 2. उनके पिता की अलग सेना इकाई ने मरीन को 1944 में साइपन की लड़ाई जीतने में मदद की। पियर्स ने अपने पिता के अनुभव के बारे में कहा है, मेरे पिता द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े, इस देश से प्यार किया जब यह देश उन्हें प्यार नहीं कर रहा था। मेरे पिता ने साइपन में लड़ाई लड़ी, वापस आए, उन्हें पदक दिए गए और एक श्वेत अधिकारी ने उन्हें देने से मना कर दिया, जिसने कहा, नहीं, आप नहीं, आपकी यूनिट नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह देश उनके लिए या उनके लिए कर रहा था जिससे उन्हें इस देश से प्यार हो। और इन सबके बावजूद उन्होंने हमें देश के लिए प्यार दिया क्योंकि हम एक राष्ट्र के रूप में उन मूल्यों की आकांक्षा रखते हैं। 3. पियर्स का लालन पालन पोंटचार्ट्रेन पार्क के काले मध्यम वर्गीय समुदाय में हुआ, जो युद्ध के बाद का पहला अफ्रीकी अमेरिकी उपनगर था। उनके पिता कई अन्य अश्वेत दिग्गजों के साथ युद्ध से घर लौटने के बाद पड़ोस में चले गए। 2005 में तूफान कैटरीना के दौरान पड़ोस का सफाया हो गया था, जिसमें पियर्स का पारिवारिक घर भी शामिल था, जिसमें 14 फीट 4.3 मीटर पानी भर गया था। 4-5 पियर्स ने 1981 में 6 बेंजामिन फ्रैंकलिन हाई स्कूल 7 और न्यू ऑरलियंस सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स। अधिकांश एनओसीसीए छात्र सुबह में पारंपरिक माध्यमिक विद्यालय और दोपहर में कला स्कूल में जाते हैं। दोनों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1981 में पियर्स को कला का राष्ट्रपति विद्वान नामित किया गया था। 8. एक युवा अभिनेता के रूप में वह तुलाने शेक्सपियर महोत्सव में द विंटर टेल में दिखाई दिए। उन्होंने स्थानीय एनबीसी संबद्ध स्टेशन के लिए युवा थीम वाले टॉक शो थिंक अबाउट इट का निर्माण और मेजबानी की और WYLD-FM रेडियो पर एक्सटेंशंस फ्रॉम कांगो स्क्वायर नामक एक साप्ताहिक जैज शो की भी मेजबानी की। 9. इसके बाद पियर्स ने 1981 से 1985 तक जुलियार्ड स्कूल के ड्रामा डिवीजन में भाग लिया, जहां उन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ ग्रुप 14 के सदस्य के रूप में स्नातक किया। 10 मई 2023 में पियर्स को जुलियार्ड स्कूल से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। 11 आजीविका।
पियर्स ने HBO के नाटक द वायर और ट्रेम पर काम किया। जब पहली बार द वायर में कास्ट किया गया तो पियर्स और उनके सहकलाकारों को संदेह था कि यह शो हिट होगा। मुझे याद है कि पहली बार हम सब बैठे थे और पायलट देख रहे थे। हम सब एक दूसरे की ओर मुड़े और कहा, यार, मुझे नहीं लगता कि यह बकवास कहीं जा रहा है। 12 ट्रेम में अपनी भूमिका के लिए पियर्स ने ट्रोम्बोन बजाना सीखा, हालांकि उन्होंने रीबर्थ ब्रास बैंड के साउंड डबल स्टैफोर्ड एगे पर भरोसा किया। 4 एगे ने पियर्स के लिए ऑफ कैमरा बजाया, प्रामाणिकता के लिए पियर्स की हरकतों के साथ अपने ट्रोम्बोन को सिंक किया। 13 2012 में उन्होंने द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन भाग 2 में जेनक्स की भूमिका निभाई। 14 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। पियर्स को 4 में जो के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, जो एक विवाहित और गुप्त समलैंगिक व्यक्ति है जो अपने परिवार से अलग होकर एक युवा श्वेत व्यक्ति के साथ बाहर निकलता है जिससे वह ऑनलाइन मिला था। यह फिल्म 13 सितंबर 2013 को रिलीज हुई थी, लगभग उसी समय जब द माइकल जे फॉक्स शो NBC पर शुरू हुआ था, जिसमें पियर्स ने माइकल जे फॉक्स के चरित्र के बॉस की भूमिका निभाई थी, जब तक कि 5 महीने बाद शो रद्द नहीं हो गया। 15-16 2015 से 2017 तक पियर्स ने मैथ्यू पेरी और थॉमस लेनन के साथ CBS पर सिटकॉम द ऑड कपल के पुनरुद्धार में टेडी की भूमिका निभाई। उद्धरण वांछित। जब माइक हेनरी ने जून 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड के विरोध के मद्देनजर फैमिली गाय पर क्लीवलैंड ब्राउन की आवाज के रूप में कदम रखा, तो पियर्स ने हेनरी का प्रतिस्थापन बनने के लिए एक अभियान शुरू किया। 17 उन्होंने यूट्यूब व्यक्तित्व आरिफ ज़हीर से भूमिका खो दी। 18 अवस्था। पियर्स कई स्टेज प्रस्तुतियों में रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी सेंटर में क्वीनी में होल्ट फे के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की गई थी। उन्होंने द पियानो लेसन, सीरियस मनी और द बॉयज ऑफ विंटर के मंचित प्रस्तुतियों में ब्रॉडवे पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने द चेरी ऑर्चर्ड, जिसके लिए उन्हें मुख्य अभिनेता के लिए VIV अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, वेटिंग फॉर गोडोट, जो तूफान कैटरीना के बाद न्यू ऑरलियंस की छत पर सेट किया गया था, और लिंकन सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में ब्रोकोलॉजी में ऑफ ब्रॉडवे प्रदर्शन किया है। 19 अन्य प्रदर्शनों में सिम्बेलाइन, द पब्लिक थिएटर में द गुड टाइम्स आर किलिंग मी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टिस पिटी शीज ए होर और मिस एवर्स बॉयज शामिल हैं। तो दोस्तों ये 11 जुलाई 2025 को देखने को मिलने वाली है। मैंने इसकी कंट्री की बात की जाए तो इसे यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया है। मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।